अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीजी ओपिनियंस। मेरा नाम है शाहजेब अली ज़ेब और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आफ्टर इफेक्ट का मुकम्मल कोर्स लेके आया हूं, जिसमें आप सीखेंगे कि आपने 2D एनिमेशन कैसे बनानी है, मोशन ग्राफिक्स कैसे करने हैं, आपने 3D कंपोजिशन किस तरह से सेट करनी है, टेक्स्ट एनिमेशन, प्रोडक्ट एनिमेशन, VFX, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो एडवांस लेवल तक आती हैं आप लोगों को इस मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद करना आ जाएंगी। ये बेसिक से एडवांस तक मैं इसको लेके चलूँगा। एब्सोल्युटली ये बिगनर्स के लिए है, और लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी इस कोर्स को मुकम्मल देख सकते हैं। तो इसके लिए जनाब हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले नंबर पे हमें ये जानना है कि आफ्टर इफेक्ट है क्या। मैं इस कोर्स को मैंने 10 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला इसका चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर कंपोजिशन कैसे सेट करनी है, इसके बेसिक टूल्स एंड इसके यूजर इंटरफेस के ऊपर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स सबसे पहले नंबर पे तो बात होगी ना कि आफ्टर इफेक्ट इनफैक्ट है क्या, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर एसेट्स कैसे लेके आ सकते हैं एंड कंपोजिशन वगैरह कैसे बनानी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है टाइमलाइन एंड लेयर्स मैनेजमेंट, और इसमें सबसे पहले नंबर पे हम सीखेंगे कि हमने इसमें लेयर्स किस तरह से क्रिएट करनी है, फिर कैमरा लेयर कैसे बनानी है, शेप लेयर, टेक्स्ट लेयर, और उसके बाद फिर इसमें हमने लेयर्स को डुप्लीकेट, कॉपी या फिर पेस्ट या कट हमने किस तरह से करना है, मतलब कि इसको हमने लेयर्स को अरेंज कैसे करना है। उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन विद फ्रेम्स के साथ। आपको पता है कि एनिमेशन हो या फिर वीडियो एडिटिंग, उसमें फ्रेम्स बहुत मैटर करते हैं। तो फ्रेम्स के अंदर रहते हुए, फ्रेम्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमने टाइमलाइन को किस तरह से समझना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है इसी चैप्टर के अंदर कि हमने टाइमलाइन को जूम इन या फिर जूम आउट किस तरह से करना है, मतलब ये इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है चैप्टर 3, जिसमें हम वर्क करेंगे एनिमेशन के ऊपर, और इसका नाम भी है वर्किंग विद एनिमेशन इस चैप्टर का। और इसमें सबसे पहले नंबर पे एनिमेशन के कॉन्सेप्ट को, हम इसके मेथड को समझेंगे, और उसके बाद की फ्रेमिंग के ऊपर बात करेंगे, मेकिंग बेसिक कस्टम एनिमेशन, एक बिल्कुल कस्टम एनिमेशन बेसिक लेवल की हमने किस तरह से बनानी है, और इसमें हमने जो एनिमेशन के जो प्रीसेट्स होते हैं उनको हमने डाउनलोड कहाँ से करना है और इंपोर्ट कैसे करना है आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और हमने इसमें टेम्पलेट्स को किस तरह से यूज़ करना है। फिर चैप्टर 4 है जिसमें जनाब 2D एनिमेशन आ जाएगी, उसमें फिर कैरेक्टर एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। और फिर चैप्टर 5 VFX डेफिनेशन, हाउ टू यूज़ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, हाउ टू यूज़ क्रोमा की। ये 3 जो हैं इस चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 है ट्रैकिंग, जिसमें हम कैमरा ट्रैकिंग एंड मोशन ट्रैकिंग के ऊपर बात करेंगे। ना सिर्फ बात करेंगे कि बल्कि प्रैक्टिकली भी सारा कुछ हम करेंगे। उसके बाद चैप्टर 7 है स्क्रिप्ट्स एंड प्लगइन्स के ऊपर हम बात करेंगे कि इसमें सबसे कॉमन कौन से प्लगइन्स यूज़ होते हैं, इसके प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, फ्री में कहाँ से लिया जाता है, और वो प्लगइन्स काम कैसे करते हैं, उनका बेसिकली मकसद क्या है। उसके बाद फिर आता है चैप्टर 8 एलिमेंट 3D, ये एक प्लगइन है मुकम्मल। हम इसके ऊपर इसको सीखेंगे कि हमने एलिमेंट 3D का यूज़ किस तरह से करना है, इसमें 3D कंपोजिशन किस तरह से बनानी है। और इसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले नंबर पे इस चैप्टर के अंदर के एलिमेंट 3D है क्या, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूंगा। इसके बेसिक टूल्स एंड यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। और उसके बाद हमने 3D ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जेक्ट सीक्वेंस एलिमेंट 3D में किस तरह से लेके आना है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है चैप्टर 9, जिसमें हम कलर करेक्शन के ऊपर काम करेंगे, फिर वर्किंग विद कर्व्स, और उसके बाद हाउ टू यूज फिल्टर्स, ठीक है। फिर चैप्टर 10 है जिसमें रेंडरिंग आ जाएगी, रेंडर सेटिंग, उसके बाद रेंडर डायरेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स यूजिंग एडोब मीडिया इनकोडर, ठीक है। तो जनाब ये था हमारे मुकम्मल चैप्टर्स, और उनके अंदर मैंने आपको तमाम के तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह से समझा दिए। तो अब चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास आफ्टर इफेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। यह है 2023 सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है। हम नोटबुक साथ में ओपन कर लेंगे और देख लेंगे कि हमने हमारे जो चैप्टर्स थे और उनकी मुकम्मल डिटेल्स, और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें आपको साथ में समझाता जाऊँगा, ठीक है।
अगर बात करें इसमें पीसी की रिक्वायरमेंट्स तो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें मिनिमम जो है वो 8 GB रैम होनी चाहिए, SSD होनी चाहिए और 1 GB ग्राफिक कार्ड, ये मिनिमम बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर फिर आप जितना मर्जी इसको अपडेट करते जाएं। अगर आपने एलिमेंट 3D भी यूज़ करना है तो फिर आपके पास 2 GB या फिर 4 GB का एक ग्राफिक कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे पास तो वैसे 8 GB लगा हुआ है। तो अभी जनाब क्या करना है कि जैसे ही हम यहाँ पर हमारे सामने आफ्टर इफेक्ट हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा आएगा वेलकम टू आफ्टर इफेक्ट। अब जनाब यहाँ पर देखें, ये आप लेफ्ट साइड पर देखें, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना सिंपली, और नीचे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये रिसेंटली मैंने जिनके ऊपर काम किया था, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये तमाम के तमाम वो प्रोजेक्ट्स मेरे सामने शो हो रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको आफ्टर इफेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल के साथ बता देता हूं कि इनफैक्ट आफ्टर इफेक्ट है क्या। दोस्तों एडोबी वालों का ये एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही कमाल का है। इसमें जितने भी आप एनिमेशंस देखते हो, 2D एनिमेशंस और इसके अलावा मोशन ग्राफिक्स, प्रोडक्ट एनिमेशन, प्रोडक्ट प्रोमो, टेक्स्ट एनिमेशन, जो एक्सप्लेनर वीडियोस आती हैं वो तमाम की तमाम इसी के अंदर बनती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे जो सबसे बेहतरीन इसके अंदर काम होता है वो होता है कि VFX इसके अंदर बहुत कमाल के बनते हैं। आप जितनी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो, उन मूवीज़ के अंदर जितने भी VFX इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम VFX इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनते हैं, ठीक है, जिनको विजुअल इफेक्ट्स बोलते हैं, ओके। और उसके बाद फिर जनाब इसमें वीडियो एडिटिंग बहुत कमाल की होती है, इसमें कैमरा ट्रैकिंग बहुत कमाल की होती है, इसमें हम लोगो एनिमेशन कर सकते हैं, इसके अंदर हम 3D एंड 2D दोनों के अंदर, इसके अंदर हम टेक्स्ट एनिमेशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है। इसमें हम जो है प्रॉपर मोशन ट्रैकिंग एंड कैमरा ट्रैकिंग और इसके अलावा जो कस्टम प्रॉपर की फ्रेमिंग के साथ एनिमेशन होती है वो कर सकते हैं। 2D और 3D दोनों के अंदर मेथड सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, इसको अंडरस्टैंड करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करना बहुत ईजी है। तो ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें हम यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन इसका हो। इंट्रोडक्शन के अंदर आफ्टर इफेक्ट है कि इसके बारे में आपको बता दिया। उसके बाद इसके बेसिक टूल्स एंड यूज़र इंटरफेस। चलें तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके बेसिक टूल्स एंड यूज़र इंटरफेस के ऊपर बात करते हैं। ये देखें, अभी आपको सामने आपके दिखाई दे रहा है। देखो दोस्तों, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर की जो लुक हमें दिखाई देती है मुकम्मल सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद, तो वो हम उसको बोलते हैं कि ये इस सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस है। और अगर सॉफ्टवेयर के यूज़र इंटरफेस को समझना आसान हो तो हम कहते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली है। और मैं समझता हूं कि आफ्टर इफेक्ट का यूज़र इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली है, इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग का एक वो है, ओशन है, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब कि बहुत ही सिंपल इसका इंटरफेस है। आपको टूल्स बहुत ही सिंपल तरीके से देखने को मिलते हैं। टाइमलाइन की बात करें, अगर प्रोजेक्ट की बात करें, एक वर्क एरिया की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी देखें। अभी क्या है कि मैंने जब आफ्टर इफेक्ट को ओपन किया तो इसका यूज़र इंटरफेस इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसे दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी कंपोजिशन जब सेट करेंगे तो कंपोजिशन बनाने के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी दिखाता हूं आपको। अभी यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आफ्टर इफेक्ट 2023 इसका नेम लिखा आ रहा है और उसके बाद अनटाइटल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हमने कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है अनटाइटल प्रोजेक्ट, ठीक है। AEP ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो जो सोर्स फाइल इसकी होगी उसका फॉर्मेट यही होगा AEP, मतलब आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको ऊपर एक टॉप मेन्यू बार दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टॉप मेन्यू बार लाजमी दिखाई देती है। टॉप मेन्यू बार में क्या होता है कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यूज होते हैं। उन मेन्यूज में जाके घुस के वहां पर हम फिर जो भी फतूहात सर अंजाम देनी होती है हम देते हैं। अभी सबसे पहले नंबर पे आपको पता है कि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पहले नंबर पे फाइल मिलता है एंड सेकंड नंबर पे एडिट का मेन्यू आपको लास्ट में मिलता है। फाइल में क्या होता है कि हमने फाइल में जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाना होता है। पहले से एक प्रोजेक्ट को जो सेव किया था उसको हमने ओपन करना होता है, या फिर प्रोजेक्ट को सेव करना होता है, या फिर हमने एसेट्स को इंपोर्ट करना होता है, और या फिर एग्जिट का हमें यहाँ पर जो बेसिकली जो इस्तेमाल होते हैं, मैं उन मेन्यूज सब मेन्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइल के मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एडिट है। एडिट में हमने क्या करना होता है कि ज़्यादा हमें जो चीज़ एडिट में मिलती है वो हम यहाँ पर लेयर्स
जो हमने यहाँ पर बनाई होती हैं, उन लेयर्स को अगर हमने अरेंज करना है, उन लेयर्स को कॉपी पेस्ट करना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, उन लेयर्स को मतलब ओवरऑल हम कंट्रोल कर सकते हैं एडिट में जाके, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें प्रेफरेंसेस मिलता है, आफ्टर इफेक्ट की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसमें जो थर्ड नंबर पे हमें मिल रहा है यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट के अंदर, ये है कंपोजिशन। हम यहाँ पर जाके कंपोजिशन पर जाकर भी एक नई कंपोजिशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजिशन बनाना एक अलग चीज़ है, प्रोजेक्ट बनाना एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है, कंपोजिशन एक अलग चीज़ है, सही है। तो अभी यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हमें मिल रहा है लेयर्स। हम यहाँ पर जाके लेयर में जाके यहाँ पर लेयर्स को अरेंज कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं, 3D लेयर्स लेके आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आती जाएगी। अगर हमने, आपको पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा लेयर्स के अंदर काम करना पड़ता है। अगर फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर है, जबकि वो 2D एनिमेशन के 2 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनमें रहते हुए भी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वहाँ पर भी लेयर्स के अंदर काम करना पड़ता है, ठीक है। जब तक हम लेयर्स में काम नहीं करते, हम ठीक से चीज़ों को अरेंज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी हमें अगर एक नई लेयर बनानी है, लेयर्स ऐड करनी है, लेयर्स को हमने मैनेज करना है, तो लेयर वाले मेन्यू में जाके हम सारा कुछ करते होते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स के अंदर इफेक्ट्स की तब जरूरत पड़ती है जब आपने एक चीज़ बना ली है और उसके ऊपर आपने इफेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर अनलिमिटेड बहुतायत किस्म के बहुत ही कमाल के इफेक्ट्स मिलते हैं, और इन्हीं इफेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्रोमा की रिमूव कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर हम VFX कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसी में मोशन ट्रैकिंग भी आ जाती है। अच्छा, तो अब आती है एनिमेशन। एनिमेशन के अंदर बहुत सारी कमाल की चीज़ें होती हैं, वो आपको पता चलता जाएंगी। यहाँ पर एनिमेशन में जाके हमने कुछ भी नहीं करना, हम हमेशा यहीं पर काम करेंगे। जब लेयर एक सेट करेंगे तो उसी लेयर के अंदर ही, उस लेयर के समझ लो कि बॉटम पे ही हमें उस लेयर को कस्टमाइज़ करने का, एनिमेट करने का मुकम्मल एक जो है वो एक पैनल मिल जाएगा, सही है। तो उसके बाद है जनाब व्यू। हम व्यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर से कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो क्या हैं, वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, वो तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने अपनी वर्क एरिया को चेंज करना होता है, वर्क स्पेस को चेंज करना होता है। 2D 3D के लिए अलग से व्यूज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये आपको मिल रहा है विंडो वाला एक मेन्यू, और इसमें हमें क्या मिलता है कि इसके अंदर हम अगर बात करें सबसे पहले नंबर पे वर्क स्पेस की, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होती है, तो जनाब वर्क स्पेस के अंदर जाके हम अपने वर्क स्पेस को अरेंज कर सकते हैं। अगर हमने किसी पैनल को हाइड करना है या फिर अनहाइड करना है, या फिर हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट अपना यूज़र इंटरफेस लेके आना है, या फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे इंटरफेस की सेटिंग चेंज हो जाती है, कोई चीज़ कहीं पर चली जाती है, कोई चीज़ कहीं पर चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रही होती, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि विंडो में जाके वर्क स्पेस पर जाकर ऑल पैनल्स पर या फिर स्मॉल स्क्रीन पर, अभी स्मॉल स्क्रीन है, आप ऑल पैनल्स पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने देखें ऑल पैनल्स यहाँ पर आ चुके हैं। ऑल पैनल्स में आपको यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल और यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पर ये कंपोजिशन आ रही है। और इसके बाद अच्छा, चलो मेन्यू के बारे में तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है हमने। अब हम क्या करते हैं कि हम बाकी इसके इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जनाब वो तमाम के तमाम टूल्स हैं जो आपको इसमें फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में भी देखने को मिलते हैं। उसमें थोड़े से चेंज होते हैं, इसमें थोड़े चेंज हैं। वहाँ पर साइड पे आपको एक बार दिखाई देती है टूल्स की, यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे दिखाई दे रही है। और ये वो तमाम के तमाम टूल्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं या फिर चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहले से कोई चीज़ हम बाहर से लेके आए हैं, तो उस चीज़ को अगर हमने कस्टमाइज़ करना है तो इन टूल्स की मदद से हम कर सकते हैं। लाइक हमें पेन टूल मिल जाता है, टेक्स्ट टूल, इस तरह के बहुत सारे, ठीक है। तो अभी जनाब उसके बाद है यहाँ पर नीचे आ जाएं तो ये देखो हमें यहाँ पर मिल रहा है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट और इफेक्ट्स कंट्रोल, यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर हम जितनी भी चीज़ें बाहर से हमने ऐड की हुई हैं या फिर खुद से यहाँ पर क्रिएट की हैं, वो तमाम की तमाम यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। लेयर वाइज मतलब कि शो नहीं होंगी, वैसे ही एक सीक्वेंस के साथ शो हो रही होंगी। जो असल लेयर्स होंगी वो यहाँ पर शो होंगी, ठीक है।
तो मतलब यह है कि यहाँ पर भी आपके सामने वो तमाम की तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी। पहले यहाँ पर बाहर से अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही ऐड करोगे तो उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी। सही है, तो यहाँ पर ये देखो, आपको इसकी तो ऑलरेडी समझ आ गई है कि ये एक लेयर एडिटर है। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स ऐड करते जाओगे और जैसे जैसे लेयर्स ऐड करते जाओगे ऊपर नीचे लेयर्स बनती जाएंगी और लेयर्स के सामने बिल्कुल आपको यहाँ पर टाइमलाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी टाइमलाइन की मदद से हम यहाँ पर एनिमेशन करते होते हैं और ये आपको यहाँ पर टाइमलाइन के जो हैं फ्रेम्स एंड सेकंड्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर हम ये सेंटर वाले की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अभी फिलहाल के लिए हमने कोई कंपोजिशन यहाँ पर नहीं बनाई, तो जब हम कंपोजिशन बना लेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल एक डब्बा सा बन के आ जाएगा, ब्लैंक डब्बा बिल्कुल होगा। उसमें जैसे जैसे हम मतलब कि वो समझ लो कि हमारी एक वर्क एरिया होगा, हमारी वर्क स्पेस होगी जहाँ पर हमारी आउटपुट शो होगी। ठीक है, तो अभी जनाब उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम साइड पे आ जाएं राइट साइड पे, तो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं तमाम की तमाम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स और हमारा ये मुकम्मल एक कंट्रोल पैनल है। ठीक है, जैसे जैसे हम यहाँ पर चीज़ें लेयर्स ऐड करते जाएंगे और उन लेयर्स के ऊपर हमने अगर इफेक्ट्स लगाने हैं तो इफेक्ट्स यहाँ पर इफेक्ट में जाके भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हमें इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स मिल रहे हैं और उस लेयर की मुकम्मल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कि हमारा इंटरफेस और उसके बाद फिर आगे आता है कि हाउ टू क्रिएट कंपोजिशन। तो जनाब अभी हम एक कंपोजिशन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। आपने सिंपली क्या करना है कि न्यू कंपोजिशन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे देखें, कंपोजिशन बनाने का तरीका यह है कि न्यू कंपोजिशन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपने नेम देना है अपनी कंपोजिशन को। हम अपनी कंपोजिशन को सीजी ओपिनियंस का नेम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ एंड हाइट इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूँ यहाँ पर से, मुझे पहले वाली ही चाहिए थी और ठीक है ओके, मुझे यहाँ पर चाहिए ये वाली और रेशो इसकी लॉक रेशो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आपको प्रीसेट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर से आप प्रीसेट्स भी यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब के लिए भी आपको यहाँ पर, फिल्म के लिए, हर एक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिए आपको यहाँ पर बने बनाए प्रीसेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करने के लिए अपनी वीडियो बनानी है। अगर आपने यूट्यूब के लिए बनानी है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जो रेशो यूज़ होती है वो होती है 16:9। ठीक है, तो 16:9 रेशो है और उसके बाद फिर उसकी जो रेजोल्यूशन होती है उसका अलग साइज़ होता है, वो 1280 या 1280 एंड 720p के ऊपर हमेशा एक नॉर्मल जो एवरेज हम बात करें तो वो रहती है। बट यहाँ पर मैं 1948 एंड 1080 पिक्सल्स यहां पर रहने देता हूं। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है कि जनाब फ्रेम रेट जो है वो 30 फ्रेम्स 30 FPS है। FPS का मतलब ये होता है कि आपके मैंने पहले भी इसके ऊपर मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ बात की हुई है कि हमेशा आप जो वीडियोस बनाते हो उन वीडियोस का, वो वीडियोस आपकी पिक्चर्स का, मल्टीपल पिक्चर्स का मजमुआ होती हैं। लाइक अगर 25 FPS के ऊपर आपने एक वीडियो बनाई हुई है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका फ्रंट एंड बैक कैमरा, फ्रंट या फिर बैक कैमरा, वो आपको 30 FPS पर या फिर 25 FPS के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड की जो वीडियो आपके मोबाइल के कैमरे से बन रही है, 1 सेकंड की वीडियो, वो आपका मोबाइल का कैमरा 1 सेकंड के अंदर 25 इमेजेस बना रहा है। 25 इमेजेस को कैप्चर करके एक सीक्वेंस के साथ आपको दिखा रहा है, तो वो 25 FPS है। उसके बाद 30 FPS, इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा FPS होंगे उतना ही ज्यादा आपकी डिवाइस महंगी होगी। इसकी रीजन ये होती है कि FPS ज्यादा होने की वजह से, फ्रेम रेट ज्यादा होने की वजह से आपकी वीडियो स्मूथ होती हैं। जितना फ्रेम रेट कम होगा, FPS कम होते जाएंगे, आपकी वीडियोस उतनी ही ज़्यादा मतलब कि वो लैगिंग करते जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है फ्रेम रेट 30 रहने देते हैं। उसके बाद फिर रेजोल्यूशन हम यहाँ पर रखते हैं 3rd रहने देते हैं। अगर आपके पास एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड लगा है तो आप इसको 3rd रहने दें। और उसके बाद यहाँ पर हम जनाब
स्टार्ट टाइम कोड जो है इसको हम नहीं छेड़ते। यहां पर मैटर करती है ड्यूरेशन, बहुत मैटर करती है। आपने जितनी ड्यूरेशन की यहां पर प्रोजेक्ट बना लिया है, कंपोजिशन बना ली है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपने सोच समझ के बनानी है। तो मैं यहां पर बना लेता हूं जनाब 60 सेकंड की, यहां पर इनपुट कर देता हूं 60 सेकंड, ठीक है। ये यहां पर आवर्स आ रहे हैं, यहां पर मिनट आ रहे हैं, ये सेकंड्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये आगे फ्रेम्स आ रहे हुए हैं। तो जनाब अभी यहां पर बैकग्राउंड हम ब्लैंक रहने देते हैं, बिल्कुल ब्लैक। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहां पर क्लिक करें और यहां पर से अपना कलर चूज करें और ओके कर दें, और अब ओके कर दें। अभी आपको यहां पर ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। इसकी रीजन यह है कि मैंने यहां पर इसको चेक लगाया हुआ है, और ठीक है। ये देखें, अगर आप चाहते हो कि आपका बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे तो आपने यहां पर, ये देखें, ये जो आपको ट्रांसपेरेंट वाले टूगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड आपको जो दिखाई दे रही है यहां पर, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड आपका। मैं इसको यहां पर वाइट रहने देता हूं। अभी जनाब ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन बनाने का, और उसके बाद अब आती है बारी इसके अंदर एसिड्स को इंपोर्ट करने की, कि हमने आफ्टर इफेक्ट के अंदर एसिड्स को किस तरह से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम एसिड्स को यहां पर इंपोर्ट करते हैं। हम बाहर से लेके आते हैं अपने एसिड्स, कोई भी, लाइक मैं यहां पर ले आता हूं, जैसे कि सेम मेथड है, वीडियोस लेके आने का भी सेम मेथड है। और अल्लाह आपका भला करे, आपकी जो पिक्चर्स हैं, या फिर इवन कि आप सिर्फ यहां पर पिक्चर्स नहीं लेके आ सकते, आप लोग यहां पर अपनी सोर्स फाइल्स भी लेके आ सकते हो, इलस्ट्रेटर की सोर्स फाइल्स भी लेके आ सकते हो, और फोटोशॉप की जो सोर्स फाइल्स हैं उनको भी यहां पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहां पर क्या करता हूं कि एक मेरे पास ये एक पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, मैं इसे सिंपली यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं इस जगह पर, ठीक है। मैं जैसे ही जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहां पर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज ऐड हो चुकी है। अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो सीजी ओपिनियंस के नेम से क्लियर दिखाई दे रही है, एंड सेकंड नंबर पे आपको ये जेपीजी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लैंक सा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जनाब अभी हम इस पिक्चर को इस प्रोजेक्ट के अंदर यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये देखें, यहां पर ये पिक्चर हमारी वो जो कंपोजिशन हमने बनाई थी उस कंपोजिशन के अंदर यहां पर ये पिक्चर आ चुकी है। ये पिक्चर आपको इसके पिक्सल्स फटे हुए दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि मैंने यहां पर इसकी रेजोल्यूशन को 3rd पे रखा हुआ है। मैं इसको फुल कर लेता हूं। जैसे मैं फुल करूंगा तो अब इसके पिक्सल्स मुझे ओरिजिनल जो इसके पिक्सल्स थे वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, तो ये था कि हमने यहाँ पर एसिड्स को किस तरह से इंपोर्ट करना है। फाइल पे जाके, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, फाइल पे जाके इंपोर्ट पे जाके यहाँ पर फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पर से भी आप अपने एसिड्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आ गया। इस तरह से। अब जनाब अगर किसी भी चीज़ को यहाँ पर से आपने डिलीट करना है तो उसे सिलेक्ट करें और सिंपली डिलीट प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, वो चीज़ आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये एक तरीकाकार था। ये हमारा मुकम्मल पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया।